एवरीवन, वेलकम टू ग्लेशियर साइंस एकेडमी। तो अपनी प्रीवियस थर्मोडायनामिक्स की वीडियो में हमने क्या किया था, अपने 4 थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स दिखे थे, जिसमें से फर्स्ट था हमारा अल्फ़ा, सेकंड था हमारा बीटा, थर्ड था हमारा गामा। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपने 4 थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो होता है हमारा हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को जनरली हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी से को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हीट क्या होती है, ठीक है। हीट क्या है? हीट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर हमें एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो या तो हम हीट का सहारा लेते हैं, ठीक है। और एक और मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा हीट का, वो होता है हमारा वर्क, ठीक है। या तो हम सिस्टम पे काम कर दें तब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दो ही मोड्स होते हैं हीट के ट्रांसफॉर्मेशन के, एक वर्क एंड एक हीट, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सपोज़ ये हमारा कोई भी एक सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर है T1, ठीक है। तो T1 टेम्परेचर से हमें इसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले जाना है T2 पे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो रिक्वायर्ड होगी इसको, ठीक है। यानी कि कुछ हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तभी तो क्या करेगा ये इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पे जा पाएगा, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में हम एनर्जी जो भी हम किसी भी उसको स्टडी करते हैं उसको हम चेंज की फॉर्म में करते हैं। तो हम यहाँ क्या क्या कह देंगे कि DQ अमाउंट ऑफ हीट इसने लिया, ठीक है। तो जब हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे उसको बोलेंगे कि सपोज़ ये है हमारा हीट कैपेसिटी, तो चेंज इन हीट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि T2 माइनस का T1, ये हो गया हमारा DT, ठीक है। इसको DT भी बोल सकते हैं। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या हुई हमारी यहाँ पे, डेफिनेशन, ठीक है, रेशियो ऑफ हीट टेकन बाय द सिस्टम एंड द टेम्परेचर डिफरेंस जनरेटेड बाय दिस हीट, ठीक है। रेशियो ऑफ हीट टेकन बाय द सिस्टम टू द टेम्परेचर डिफरेंस जनरेटेड बाय द सिस्टम इज नोन एज हीट कैपेसिटी। और सेकेंड अगर हम इसको डिफाइन करें, सपोज अगर हम कह दें कि ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ये 1 यूनिट का है, ठीक है। जैसे सपोज ये हमारा था T1 से ये गया T1 प्लस 1 में, ठीक है, यही हो गया हमारा T2, ठीक है। तो C क्या हो जाएगा, DQ बाय T2 माइनस का T1, यही लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो T2 माइनस का T1 क्या हो गया 1, तो यहाँ पे C इज इक्वल टू DQ के बराबर हो जाता है हमारा, ठीक है। अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में डिफाइन करें तो, ठीक। तो दूसरी अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन of a substance, the amount of heat required, ठीक है, is called heat capacity, heat capacity, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी कह दिया हमने इसको, और ये क्या कर रहे हैं, हम अमाउंट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अमाउंट को भी कंसिडर कर लिया जाए तो हीट कैपेसिटी 2 टाइप की हो सकती है हमारी। एक हो सकती है मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी, और दूसरा हो जाता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी कब कहेंगे, जब अमाउंट इन मोल ऑफ ए सब्सटेंस लिया जाए, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को मोल के अमाउंट में लिया जाए। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तब कहेंगे जब किसी भी सब्सटेंस के ग्राम में अमाउंट को कंसिडर किया जाए, ठीक है। ये हुआ हमारा हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हीट कैपेसिटी किस किस पाथ के अंडर स्टडी की जाती है थोड़ा सा वो देखेंगे। हमारी हीट कैपेसिटी एक पाथ फंक्शन है, तो इसको हम 2 पार्ट के अंडर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर के पाथ पे,
ठीक है, और दूसरा हो जाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बात पे, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम डिनोट करते हैं Cp से, ठीक है, एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डिनोट करते हैं हम Cv से, ठीक है। अब हम थोड़े से जनरल फीचर्स देखेंगे, ठीक है, हीट कैपेसिटी के। तो अब बात करते हैं जनरल फीचर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो सबसे पहला जो फीचर है हमारा हीट कैपेसिटी का वो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा कैसे बता सकते हैं इसको। हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ में कि जो हमारा हीट होता है dq वो होता है du माइनस का w, ये हो जाता है हमारा फर्स्ट लॉ से डिफाइन करके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर हम, और वैसे वर्क को अगर हम देखें, वर्क क्या होता है हमारा माइनस का PdV, ठीक है। तो dq क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा du प्लस का PdV। अब हमें कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन रखनी है, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे dV क्या हो जाएगा हमारा 0, तो dq क्या होने वाला है हमारा du के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई 0। तो यही हमने प्रूव कर दिया कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो हमारा दूसरा फीचर है हीट कैपेसिटी का वो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं dqp, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा dh, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने जो हमने जो भी फंक्शन वगैरह देखे थे, फंक्शंस की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है मैथमेटिकल डेफिनेशन से एंथैल्पी की, h होता है हमारा h इज इक्वल टू u प्लस pv, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से dh निकालें तो dh क्या हो जाएगा du प्लस का d ऑफ pv, ठीक है, और d ऑफ pv को फर्दर लिखें तो क्या हो जाएगा pdv प्लस का vdp, ठीक है। और कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम कंडीशन लें तो vdp क्या हो गया हमारा, यानी कि dp हो गया हमारा 0, तो vdp एज ए होल नेग्लेक्ट हो गया, तो dh क्या हो जाएगा du प्लस का pdv, ठीक है। और हमें पता है ये हो गया हमारा dh, ठीक है। फर्स्ट लॉ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो फर्स्ट लॉ से क्या था dq इज इक्वल टू du प्लस का pdv, ये देखा है हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा dq के बराबर, यानी कि हम क्या लिख दें dh इज इक्वल टू dq के बराबर हो गया, और ये कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन है, dqp क्या दिया हमने इसको, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारी हमने इसकी फीचर पढ़ा वो था हमारा कि du इज इक्वल टू dqv, ठीक है, और सेकंड से हमारा क्या आया dh इज इक्वल टू dqp, ठीक है। ये हमने दो फीचर्स देखे इसके, और अब हम क्या करेंगे इसका थर्ड फीचर देखेंगे। तो जो इसका थर्ड फीचर है वो है हीट कैपेसिटी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है किसी भी सब्सटेंस के लिए, उसके लिए हीट कैपेसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। और जनरली अगर हम बात करें
तो अगर फेज़ को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, रिवर्सिबली अगर हम फेज़ को ट्रांसफॉर्म करें, जैसे सपोज़ हम सॉलिड स्टेट से हम लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं, तो इस फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हीट कैपेसिटी क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है, बस ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है हीट कैपेसिटी के बारे में। तो फर्स्ट फीचर से क्या देखा हमने, डी क्यू वी इज इक्वल टू डी यू। ठीक है, और सेकेंड फीचर से हमने देखा डी क्यू पी इज इक्वल टू डी एच। ठीक है, तो वैसे हमें पता है डी यू क्या होता है, एन सी वी डी टी। ठीक है, तो डी क्यू वी को क्या लिख देंगे, एन सी वी डी टी इज इक्वल टू डी यू। यही हो गया हमारा, ये हमें ध्यान रखना है एक तो। और सेकंड थिंग जो हमें ध्यान रखनी है, तो डी एच क्या हो जाएगा, एन सी पी डी टी। ठीक है, तो वैसे हम क्या लिख देंगे, डी क्यू पी इज इक्वल टू डी एच इज इक्वल टू एन सी पी डी टी। ये 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, जहाँ से न्यूमेरिकल हमारे डायरेक्ट आ जाते हैं बहुत बार। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखें, यहाँ से क्या करना है हमें, सपोज़ किसी भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें क्या बताना है, किसी भी सब्सटेंस के लिए हमें बताना है कि हमारा ये क्या होगा, मतलब डेल्टा एच कितना होगा। ये तो क्या है, हमारा बहुत स्मॉल है, जो हम डी यू लिख रहे हैं और डी एच लिख रहे हैं, ये हमारा स्मॉल है। तो अगर हमें चेंज इन हीट निकालना है, सपोज ये डेल्टा एच अगर हमें निकालना है, हीट की बात करें अगर हम, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी हमें निकालनी है। तो चेंज इन एंथैल्पी निकालने के लिए क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि ये जो C है हमारा, ये क्या हो सकता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो सकता है और ये C हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये C हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, केस 1 ले लें अगर हम इसको निकालने के लिए, केस 1 में तो टेम्परेचर डिपेंडेंट अगर हम लेके चलें CP को, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारा डेल्टा H निकलेगा वो क्या होगा, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो पूरी की पूरी चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एन सी पी डी टी कर देंगे। ठीक है, तो अगर सी पी टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो क्या कह सकते हैं हम, इसको निकालेंगे, एन तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, एन इंटीग्रेशन ऑफ सी पी डी टी के बराबर हो जाता है ये। ठीक है, और जैसे सपोज़ अगर हमारा सी पी गिवन है कुछ ऐसा, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, अगर हमारा सी की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी दे रखी है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो कैसे लिख देंगे, एन इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, इस पूरे को डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए तो कांस्टेंट है, डी टी का टी हो जाता है, यानी कि ए इंटू टी। ठीक है, प्लस बी इंटू टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, बी टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, प्लस सी टी क्यूब बाई 3 आ जाएगा। इसी सिमिलरली एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n+1 से कर रहे हैं इसको, डी टी की पावर 4 बाय 4, ये हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रल की वैल्यू। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिमिट्स डाल देंगे, जो भी हमारी T1 से D2 जो हमारी टेम्परेचर की लिमिट दी हुई है, वहाँ से अकॉर्डिंगली हम डेल्टा एच की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा केस 1। और अगर हम केस 2 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम केस 2 में देखें, केस 2, ठीक है, तो अगर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एन सी पी डी टी। ठीक है, यहाँ पे एन तो फिक्स है, ये हमेशा बाहर आ जाता है, और सी पी भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो सी एज ए कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन सी पी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एन सी पी इंटू जो भी टेम्परेचर की लिमिट है, सपोज T1 से T2 दे रखी है हमारी, तो T2 माइनस का T1, ये हो जाएगा हमारा इस केस में। तो डेल्टा एच हमें 2 तरीके से निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम डेल्टा यू की वैल्यू भी 2 तरीके से इसी तरह निकाल सकते हैं। अगर सी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट है तो अंदर रह जाएगा, इसी तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे को।
और अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो बाहर आ जाएगा एज ए होल, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा, यू क्या निकलने वाला है हमारा, सपोज जैसे हम ये लिख रहे हैं, ये है, तो डी डेल्टा यू हो जाएगा हमारा एन सी वी इंटू टी टू माइनस का टी वन। ये हमें डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें काम आएंगे। तो अभी जो हमने जैसे हमने डेल्टा एच निकाला किसी भी सिस्टम के लिए, उस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस 1 एटमोसफियर टू 327 डिग्री एंड 1 एटमोसफियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है, आंसर को सॉल्व करने के लिए। तो टेम्परेचर क्या है, T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा हमारा, 300 केल्विन। T2 गिवन है हमें कितना, 327 डिग्री सेल्सियस, तो इसको कह देंगे 400 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें डेल्टा एच निकालना है, ठीक है। तो डी एच क्या होता है हमारा, एन सी पी डी टी होता है, ठीक है। तो डेल्टा एच अगर हमें निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, और नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, 1 मोल, ठीक है। तो एन क्या हो गया हमारा 1, यानी कि अगर हम इसमें रखें तो सी पी डी टी कह दें इसको, 300 से लेके 400 तक अगर इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। और सी पी हमें गिवन है इस फॉर्म में, ठीक है, ये है हमारा सी पी, ठीक है। ये टेम्परेचर का फंक्शन है, इसको टी यूनिट के साथ कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो इसको लिख दिया हमने 20 प्लस 0.04 इंटू टी इंटू डी टी, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा, 20 इंटू डी टी, ठीक है। तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, टी, ठीक है। 300 से 400 तक अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो ये हो गया, जैसे ये हो गया हमारा 20 टी प्लस का 0.04 इंटू टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसके अंदर लिमिट्स रख देंगे, यानी कि टेम्परेचर को 300 से 400 रख दिया, यहाँ पे भी क्या किया 300 से 400 तक हमने इसको रख दिया। तो ये हो गया 20 इंटू 400 माइनस का 300 हो जाता है, T2 माइनस का T1, ठीक है। तो यहाँ पे 100 आ गया प्लस का 0.04 इंटू क्या हो जाएगा 400 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का 300 का स्क्वायर अपॉन में 2। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर क्या आने वाला है, 11400 जूल, ठीक है। और इसी को क्या बोल देंगे, हमारा 11.4 किलो जूल, ठीक है। आंसर किलो जूल में भी पूछ सकता है, जूल में भी पूछ सकता है। तो जो हमारा आंसर निकल के आने वाला है 11.4 किलो जूल, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है।